नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात यूपी चुनाव की, बात उस गाने की कि राम को हम लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उनको लाएंगे नहीं, अब आ गए हैं। जी हाँ, योगी यानी बुलडोजर बाबा आ गए। और जैसा योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं, तो 37 सालों बाद यूपी में किसी सरकार ने रिपीट किया है तो योगी आदित्यनाथ ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार 5 साल तक सरकार चलाने के बाद वो ज़बरदस्त वापसी हुई उनकी। अभी तक जो नतीजे आए हैं, रुझान आए हैं, उसमें करीब 273-74 सीटें उनके पास हैं और समाजवादी पार्टी के पास 125। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम ये जानेंगे और समझेंगे विस्तार से कि आखिर वो कौन से 3-4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ की इतनी प्रचंड जीत हुई। और जब मैं ये कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ की जीत, तो वो इसीलिए क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया। 5 साल पीछे चलिए, 2017 में, तब वो चुनाव मोदी के कंधे पर, मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर, मोदी के काम पर लड़ा गया था। तब योगी एक स्टार कैंपेनर थे, लेकिन चुनाव तो मोदी के नाम पर लड़ा गया था। लेकिन ठीक 5 साल बाद जब चुनाव हुआ तो वो योगी के नाम पर। इसीलिए इस बार ब्रांड मोदी के साथ साथ ब्रांड योगी की भी चर्चा हो रही है। ब्रांड मोदी इस चुनाव के बाद उसने अपनी मजबूती को बरकरार रखा है, और योगी ब्रांड जो है, जिसको आप बुलडोजर बाबा कह दीजिए, वो और मजबूत हुए। वो इतने मजबूत हुए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर ये देखा जाएगा कि मोदी के बाद कौन हो सकता है देश का प्रधानमंत्री, तो लोग अभी से योगी का नाम लेने लगे। मोदी के साथ साथ योगी के नाम की चर्चा यूपी के बीजेपी के समर्थकों में, दोनों के नाम साथ साथ लिए जाते हैं, मोदी योगी और योगी मोदी। ये करिश्मा कर दिखाया है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन ये जो चुनाव था और इसमें जो बीजेपी को जीत मिली, उसमें मोदी का भी बहुत बड़ा उसका श्रेय जाता है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों लगने लगा है कि यूपी में बीजेपी अब अपराजय सी हो गई। और ये पहली बार इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। 2019 में ही इसकी झलक मिल गई थी, जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी तीनों ने गठबंधन किया, और तब जब चुनाव हुआ तब बीजेपी ने अपना वोट शेयर 49% कर लिया था। यानी तब भी इन तीनों के मिलने के बावजूद भी बीजेपी की जीत का सिलसिला बरकरार रहा। देखिए क्या है कि 2007, 2012, 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, या 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब 30%, 29% पे वोट शेयर पे तब सरकारें बन जाती थी बहुमत से। आज बीजेपी ने वो लक्ष्य, वो टारगेट बहुत बड़ा कर दिया। पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी 39% वोट शेयर के हिसाब से 325 सीटें अपने सहयोगी दलों के साथ वो प्रचंड बहुमत से जीत कर आई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। इस बार उस वोट शेयर में भी इजाफा हो गया है, 42% से ज़्यादा। अखिलेश यादव ने 22% से 10% का जंप लगाया, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य हो गया है कि किसी दूसरी पार्टियों को उस तक पहुंचने में ना बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और वो फिलहाल नामुमकिन लगता है। वो एक नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी ने ये मुमकिन कर दिखाया है। बात करते हैं यूपी चुनाव की कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग तमाम तरह की बातें कह रहे थे कि मुकाबला बहुत कांटे का है, अधिकतर सीटों पर नेक टू नेक फाइट हुई है, और तमाम एग्जिट पोल को कई लोग खारिज कर रहे थे कि बीजेपी की इतनी शानदार जीत नहीं हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ हुआ और तमाम एग्जिट पोल सही साबित हुए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ की जो जीत हुई है उसकी वजह क्या है। सबसे पहले आज का चुनाव जो है ना, वो छवि के सहारे लड़ा जाता है, परसेप्शन। एक परसेप्शन बना, एक छवि बनी योगी आदित्यनाथ के बारे में कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिसको आप कह दीजिए बाहुबली मॉडल, बुलडोजर बाबा। उनके इस बाहुबली मॉडल की कॉपी अब दूसरे राज्यों में भी करने लगे हैं। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी योगी आदित्यनाथ की तरह बोली बोलने लगे हैं।
उन्होंने एक धमक बना ली है कि हम, और उन्होंने एक छवि बनाई है कि वो 24 घंटे काम करते हैं। अखिलेश यादव जिस बात का मजाक उड़ाया करते थे कि कौन देखने जाता है कि वो 4 बजे सवेरे उठते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार वो दौरे करते हैं, मीटिंग करते हैं, तमाम ज़िलों में जाते हैं, तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं, उससे लगता है कि वो, उनका लक्ष्य है कि यूपी की जनता की सेवा, उनकी लोक कल्याण की भावना, और ये उन्होंने एक छवि बना ली है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यूपी में हर चुनाव पिछले कई सालों से, या फिर कह लें कि दशकों से देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। अब एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भले ही कहें कि यूपी में अपराध बढ़े हैं, लेकिन एक छवि बनी है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, छवि बनी है, लोगों के मन में एक भावना बनी है कि योगी राज में वो सुरक्षित है, माफिया राज खत्म हो रहा है, लोगों के साथ कोई ऐसी क्राइम की घटनाएं नहीं होती, संगठित अपराध एक तरीके से बहुत कम हो गया है। और इसके पीछे में कोर में कहीं ना कहीं हिंदुत्व का भी फैक्टर है। जब ये बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उसमें जो मुस्लिम माफिया हैं, वो अतीक अहमद हों, मुख्तार अंसारी हों, चाहे दूसरे भी इस तरह के जितने माफिया हैं, पश्चिमी यूपी में इतने सारे लोग थे, उन सब को अगर आप देखें तो उस पर उन्होंने नकेल कसा है, उनकी संपत्ति जब्त की है, बुलडोजर चले हैं, उससे उनकी एक छवि बनी है। और उनका हिंदुत्व का जो एक समर्थक है, जो उस ब्रांड हिंदुत्व का, सॉफ्ट हिंदुत्व का, उसको ये बहुत सुहाता है। बार बार कहा जाता रहा महिलाओं के बारे में, एक महिला बड़ा वर्ग, यूपी के चुनाव में पहली बार महिला वोटर इस तरीके से उभर कर आया है, जिसने योगी का साथ दिया है, योगी को वोट दिया है। ये कहानी हम बिहार में नीतीश कुमार के लिए सुनते रहे हैं, ये कहानी हम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए सुनते रहे हैं, ये कहानी हम ओडिशा में नवीन पटनायक के लिए सुनते रहे कि महिलाएं जाति, धर्म, बिरादरी, इलाके से अलग हटकर अपना वोट उसको देती हैं। और ऐसा ही यूपी में हुआ है, जब घर की बहन, बहू, बेटी, इन सब ने मेल मेंबर से अलग हटकर अपने मन में अपनी सुरक्षा को लेकर के सोचकर उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया है। और ये अगर आप 5वें चरण में चलते हैं, 5वें दौर का मतदान जिन इलाकों में हुआ यूपी में, करीब मेल और फीमेल मेंबर के वोटिंग में 8% का फ़र्क है, यानी 8% महिलाओं ने वोट पुरुषों के मुकाबले अधिक किया। मतलब छठे फेज में जो गोरखपुर से लेकर कुशीनगर और बलिया तक चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था, उसमें 10% से भी ज़्यादा महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट किया। तो एक महिला वर्ग वोटर जो बना है, जो बीजेपी के लिए बना है, योगी आदित्यनाथ के लिए बना है। एक बात और कही जाती रही, लाभार्थी एक अलग वोट बैंक बना है। प्रधानमंत्री मोदी की जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो आयुष्मान कार्ड योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना हो, और फिर ये जो मुफ्त का राशन, कोविड काल में जो लोगों को मुफ्त का अनाज दिया जाने लगा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि फ्री राशन ने लोगों को बीजेपी से जोड़े रखा। उस वक्त जब उन्हें बहुत ज़रूरत थी इस तरह की फ्री राशन की, अनाज की, सरकारी सहायता की, तब सरकार उनके दरवाजे पहुंची, उसके पेट का इंतज़ाम किया। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जो 2017 में जिस तरीके से यूपी की जनता बीजेपी के साथ जुड़ी रही, वो जुड़ाव इस बार भी बरकरार रहा। तीसरी एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि एक बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग, ये 2014 में शुरू हुआ था, 2017 में और मजबूत हुआ, 2019 में और मजबूत हुआ, और 2022 में अगर हम देखते हैं तो वो बरकरार रखा। और इसके पीछे का ये है, इसमें 2 तरह की चीज़ें शामिल हैं, एक्शन का रिएक्शन, और दूसरा वो जाति, बिरादरी या समाज के वो लोग जिनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली थी, जो अब तक हाशिए पर थे, उनको बीजेपी ने अपना बनाया और इसके बदले में उन्हें जन समर्थन मिला। जैसे अगर हम चलें, पूरा पहले जो बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, बीजेपी ने एक नया वर्ग तैयार किया, उसमें सारे अगड़े, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ, ये सब बीजेपी के सपोर्ट बेस बने। और सबसे बड़ा सपोर्ट बेस जो बना वो गैर यादव पिछड़ा वर्ग, जो 42% में से अगर 10% यादव हटा लें तो वो पूरा का पूरा इन मास जो कहते हैं वो बीजेपी का सपोर्टर बना। आप नतीजों को देखिए, पश्चिमी यूपी में मैं
आपके साथ चर्चा कर लेना चाहता हूं। जो कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से जो जाट नाराज थे और जिस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गठबंधन किया, ये कहा गया कि बीजेपी को यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, पर जब नतीजे आए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछली बार 136 में से 109 सीटें यानी 2017 में बीजेपी को मिली थी और इस बार बीजेपी को 109 तो नहीं लेकिन 84 सीटें मिली, यानी उतना नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो जाट और मुसलमान को साथ रखने का प्लान था समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का, वो काम नहीं किया। जाटों के एक बड़े समुदाय ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया और जाटों के मोनोपोली के खिलाफ, उनके डोमिनेंस के खिलाफ दूसरी पिछड़ी जातियां जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से वो साथ रही हैं, सैनी, शाक, कश्यप, लोध, गुजर, वो बीजेपी के साथ बनी रहीं और इसीलिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कोई परेशानी नहीं हुई। यही बात कही जा रही थी कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, कृष्णा पटेल की पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है तो पिछड़ी जातियों में वोटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बीजेपी ने अपना वो वोट बैंक बचाए ही बनाए नहीं रखा, बल्कि अपने वोट शेयर को और बढ़ा लिया है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है बीजेपी का, वो एक तरीके से अपराजय जैसा हो गया है। समाजवादी पार्टी के MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर के खिलाफ जिन जगहों पर मुसलमानों की अच्छी आबादी है, वहाँ बीजेपी के समर्थन में उन मुसलमानों के खिलाफ हिंदू वोटर एकजुट हुआ। अब मैनपुरी, इटावा, एटा, इन सब जगहों में, फिरोज़ाबाद, जहाँ की सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, वहाँ पर यादवों के डोमिनेंस के खिलाफ नॉन यादव जातियों ने बीजेपी का समर्थन किया। यही हाल पूर्वांचल में रहा। तो चार मोटी चीज़ें हैं। बीजेपी की अपनी सोशल इंजीनियरिंग जो लगातार उसके साथ बनी हुई है, लाभार्थियों का एक अलग समूह, दूसरा योगी की अपनी छवि और चौथी बात महिला वोटर। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जीत के चार सबसे बड़े फैक्टर रहे हैं।